नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान को देख रहे थे। भारतीय संविधान के विकास में हम लोगों ने देखा था संविधान क्या है, संविधान के महत्व को देखा था और संविधान के जो दो भागों में विभक्त हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत, उसमें हम लोग ने भारत का संविधानिक जो विकास था उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 हम लोग ने देख लिया था। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब आगे देखेंगे नए एक्ट को, और उस एक्ट का नाम है 1786 का अधिनियम। ठीक है, ये क्या था? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का क्या मिला? अधिकार इस एक्ट के अंतर्गत मिल गया था। तथा प्रधान सेनापति की भी शक्तियां इसको क्या कर गई थी? मिल गई थी। और यह दोनों शक्तियां प्राप्त करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है ना, ये प्रश्न आपका क्या है? आ चुका है यूपीपीसीएस में, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने और अपने निर्णय को लागू करने का क्या कर दिया गया? अधिकार दे दिया गया। तथा साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां क्या कर दी? प्रदान कर दी गई। और दोनों अधिकार प्राप्त करने वाला सर्वप्रथम कौन सा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, ये छोटा सा था अधिनियम, इसमें बस केवल यही 2 पॉइंट आपको जानना है और ये यहाँ से एग्जामिनेशन में प्रश्न आए भी हैं। अगला अधिनियम है 1793 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें क्या था कि कंपनी का जो अधिकार था उसे क्या कर दिया गया था? 20 वर्षों के लिए और क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। आपको याद होगा कि जब गठन हुआ था तो गठन के बाद 15 वर्षों का चार्टर, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते, और इन्होंने क्या कर दिया था? व्यापार के लिए कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नियंत्रक मंडल, आपको याद होगा कि जो 6 नियंत्रक मंडल सदस्य से इंग्लैंड से नियंत्रित होता था सम्राट के द्वारा, भारतीय राजस्व से वेतन लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की क्या कर गई? नींव रखी गई और भारतीय राजस्व से ही इनको क्या कर दिया जाना? वेतन दिए जाने लगा। और यही आगे चल के जब दादा भाई नेहरू इसका विरोध करते हैं और ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो आती है वो यहीं से निकल के आती है कि वो विरोध करते हैं इसका। ठीक है, तो आगे चल के हमको भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से क्या दिया जाने लगा? वेतन दिया जाने लगा। और यहीं से लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की क्या हुई? नींव पड़ी। और सभी कानून और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को क्या कर दिया गया? दे दिया गया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, जो आपको ध्यान में रखना है। अगला अधिनियम देखते हैं 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब तक लगभग 4 से 5 प्रश्न आ चुके हैं। लोअर पीसीएस में भी आ चुके हैं, बिहार में आ चुके हैं, यूपीपी में आ चुके हैं और तमाम तरह के एग्जामिनेशंस में यहाँ से प्रश्न क्या हो चुके हैं? आ चुके हैं। तो प्रश्न आए कहें, पूछा गया था वह कौन सा चार्टर्ड एक्ट है जिसने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की? तो वो था 1813 का चार्टर्ड एक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार कंपनी के पास क्या रहा? सुरक्षित रहा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें बार बार कन्फ्यूजन होता है 1813 और 1833 में। लोगों को लगता है 33 है, लेकिन समाप्त कर दिया गया था। लेकिन व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त नहीं किया गया था, वो कंपनी के पास वैसे ही सुरक्षित छोड़ दिया गया था। दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आ चुके हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया।
यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि यह 1813 के एक्ट के अंतर्गत ही था कि पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष देने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, करारोपण का अधिकार। करारोपण मतलब क्या होता है, किसी के भी टैक्स लगाने का, और स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के ऊपर भी क्या किया गया, अधिकार कर दिया गया कि इनको भी क्या कर दिया गया कि आप करारोपण क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब किसी के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। फिर है, पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप में क्या किया गया, परिभाषित किया गया, और इसमें बताया गया कि ब्रिटिश जो क्षेत्र है उसके द्वारा बनाई गई विधियाँ, उसके द्वारा किए गए अनुमोदन, और ब्रिटेन की जो सरकार है, वहाँ के सम्राट हैं, कंपनी के गवर्नर जनरल हैं, जो भी है सारे अधिकार उनको क्या किया, एकदम स्पष्ट रूप से क्या किया, अपनी संवैधानिक स्थिति को इन्होंने क्या किया, स्पष्ट किया। तो आप कहोगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ऊपर के तीनों पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 2 पॉइंट नीचे के छूट भी जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक बार रीडिंग कर करके जाना बहुत ही जरूरी है। अगला एक्ट है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट में बहुत ढेर सारे क्या हुए, काम हुए। और अगर कंपनी के साम्राज्य में पिछले एक्टों के मुकाबले इस एक्ट में जो साम्राज्य की वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा क्या हुई, अधिक हुई है। और जब वृद्धि ज़्यादा होगी तो नियंत्रण भी स्थापित करना पड़ेगा, और नियंत्रण स्थापित करने के लिए नए नए अधिनियमों और नियमों को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। याद है ना, 1813 में कहा गया था कि चीन को व्यापार और चाय दोनों पर कंपनी को छूट दी गई थी, लेकिन अब वह छूट भी क्या कर दी जाती है, कंपनी की समाप्त कर दी जाती है। अब पूर्ण रूप से उनका अधिकार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व क्या कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, प्रशासन का पहली बार क्या होता है, यहाँ पर केंद्रीकरण आपको दिखता है, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और ये अभी प्रश्न आपका एग्जामिनेशन में आ चुका है कि वो कौन सा चार्टर्ड एक्ट है जिसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। फिर तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। आपको याद होगा गवर्नर जनरल और उसकी एक परिषद है, उसको क्या किया गया, कानून बनाने का क्या किया गया, अधिकार दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन कहा गया कि नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत कर सकता है और स्वयं का अपना क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को ही फिर आगे चल के क्या कहा गया, अधिनियम कहा गया। देख रहे हैं, अधिनियम की शुरुआत यहीं से हुई है। इसके पूर्व जितनी भी चीज़ें बन रही थी वो क्या था, विनियम था, लेकिन यहाँ से चीज़ें क्या होने लगी, अधिनियम में क्या हो गई, परिवर्तित होने लगी। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, बम्बई और मद्रास की परिषद जो थी, विधि निर्माण की शक्तियाँ उनसे क्या कर ली गई, वापस ले ली गई। पहले ये शक्ति दी गई थी, लेकिन अब इन शक्तियों को क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये आ रहा है, गवर्नर जनरल परिषद जो आपकी 3 की थी, उसमें एक नया सदस्य शामिल होता है और वह विधि सदस्य के रूप में शामिल होता है। देख लीजिए, इसे विधि परामर्श करने का क्या था, छूट था। यह परिषद की बैठक में भाग ले सकता था, उसको भाग लेने का अधिकार था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। स्टार्टिंग में आपको याद है ना, पहले 4 था, फिर 1 कम किया गया, फिर अब एक नया सदस्य जुड़ता है विधि सदस्य के रूप में। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1834 में
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का क्या हुआ, गठन किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मैकाले के कार्यकाल में एक 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब पूछा जाएगा कि प्रथम विधि आयोग का गठन किस चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत किया गया, तो 1833 के चार्टर के अंतर्गत किया गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें छूट गया है, वो पॉइंट था कि जो दास प्रथा हमारे देश में थी, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित भी क्या कर दिया गया था, कर दिया गया था। और 1843 आते आते उसका क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। तो यह भी पूछा जाएगा कि दास प्रथा का उन्मूलन किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा किया गया। ये सारे प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से आप इनको देखिएगा। पहली बार भारतीय कानूनों का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं का क्या किया गया, करवाने का प्रयास पहली बार इसमें किया गया। कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में, मान लेते हैं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी में चयनित हो जाते थे, किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का क्या किया गया था, उपबंध किया गया था। बाद में देखा जाता है कि इसका खूब विरोध हुआ तो इसको वापस ले लिया गया था, लेकिन यह उस समय क्या किया गया था, लागू किया गया था। अगला है, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का क्या मिला, अधिकार प्राप्त हुआ। यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वह कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिला। देख रहे हैं, इस अधिनियम को पेश करने में लॉर्ड मैकाले, जेरिम बैथम और जेम्स मिल, ये 3 बड़े बड़े चिंतक थे। इनके ही प्रभाव से इस अधिनियम को क्या, इस चार्टर को क्या किया गया था, तैयार किया गया था। और यह अधिनियम इतना महत्वपूर्ण था, और यह प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है कि भारतीय संविधान के निर्माण का आंशिक संकेत किस चार्टर में दिखाई देता है, तो वो आपका है 1833 का चार्टर्ड एक्ट या 1833 का राजलेख। देख रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण चीज़ें इस लेख के अंतर्गत बताई गई हैं। फिर से रिकैप हम लोग कर लेते हैं। हम लोग ने आज पढ़ा 1786 का अधिनियम, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अधिकार दिए गए और पहला अधिकार प्राप्त हुआ कॉर्नवालिस को। ठीक है, कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को जो वेतन दिया जाता था वो कहाँ से दिया जाता था, भारतीय राजस्व से दिया जाता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 1813 का एक्ट आता है, ईसाई मिशनरियों की स्थापना, उनके धर्म प्रचार की अनुमति मिल जाती है। पूरा भारतीय जो कंपनी में जो भारतीय व्यापार का एक अधिकार था उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। परंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर रोक नहीं लगाई जाती है। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है। करारोपण का अधिकार दिया जाता है। स्वायत्त शासी जो संस्थाएं होती है, जो कि जैसे एनजीओज होती हैं या जिनके ऊपर ऑटोनोमस बॉडी जिनको कहते हैं, वह उनको भी कर लगाने का अधिकार दिया गया। पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को भी इसमें क्या किया गया है, परिभाषित किया गया। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1833 का, जिसमें आप देखेंगे कि चीन के व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कंपनी को भी सब समाप्त हो गया। केंद्रीकरण की अवधारणा पहली बार आए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल क्या कर दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानून बनाने का क्या किया गया, अधिकार दिया गया, लेकिन एक शर्त पर कि अगर नियंत्रक मंडल चाहेगा तो उसे कैंसिल भी कर सकता है। जो भी कानून बनते थे उन्हें अधिनियम कहा जाने लगा।
गवर्नर जनरल की परिषद में एक नया सदस्य शामिल हुआ विधि सदस्य के रूप में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको बहुत ध्यान से रखिएगा। इसे भाग लेने का अधिकार तो था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की स्थापना होती है, और वह 4 सदस्यीय विधि आयोग की क्या होती है, स्थापना होती है। और भारतीय कानूनों का यहाँ पे क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन का प्रयास किया जाता है। और अगर आप कंपनी के सरकारी पदों में चयन करते हैं तो आपसे जन्म स्थान, मूल, वंश, रंग, जाति का अयोग्य न ठहराया जाएगा। जानते हैं आपको, देखिए स्टार्टिंग में आपके भी संविधान के अनुच्छेदों में ये लिखा हुआ है। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। लॉर्ड मैकाले, बेंथम और जेम्स मिल, इस पूरे अधिनियम पे इन चिंतकों का क्या है, प्रभाव देखा जा सकता है। और भारत के संविधान निर्माण का अगर आंशिक संकेत अगर किसी अधिनियम में देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, तो वो था 1833 का चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, यहीं तक इसको आज यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नए नए एक्ट्स के द्वारा। अब कुछ ही एक एक्ट के बाद अब यह पूरा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सीधे सीधे ब्रिटेन की सरकार के हाथ में शिफ्ट हो जाएगा, और इसके बाद नए अधिनियम आएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।